आई एम राहुल जायसवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ इंग्लिश एट मिशन इंस्टीट्यूट। ओके, आइए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हम लेके आए हैं प्रोनाउन पे। ठीक है, इससे पहले जो सीरीज थी बेटा वो नाउन की थी। आई होप उस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे, सारे एग्जाम के लेवल पे क्वेश्चन थे। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में कहीं कहीं पूछे गए थे। तो नाउन की हमने क्या किया है, ओके, नाउन के कुछ अच्छे हमने क्या किया, क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं प्रोनाउन के। ठीक है, क्योंकि सारे बेसिक्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं, सारे क्वेश्चन बेहतरीन होंगे और कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। आज आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो, इसलिए अंत तक बने रहिए और वीडियोस को पूरा देखिए। ओके, आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। राइट, ओके, क्या लिखा है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग। पहला क्या है, वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज, सबको ऑप्शन भरना है। यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, दे और देम का। राइट, यहाँ पे यू हैव टू ऑप्शंस, दे है और क्या है, देम है। आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दे आएगा या देम आएगा। तो ये समझते हैं। ओके, चलिए, तो क्या कह रहा है, वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज। देखो, जब आपको कंपेयर, ओके, आपको समझाया गया था, जब आपको प्रोनाउन पढ़ा रहे थे, मैं कहना जो तुलना होता है हमेशा सेम चीजों में होती है। अगर हमें सब्जेक्ट से तुलना करना हो तो सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की तुलना करना हो तो ऑब्जेक्ट आएगा, पजेसिव केस की तुलना करनी हो तो पजेसिव केस आएगा। ओके, तुलना हमेशा जो होती है, जो कंपैरिजन होता है, वो सेम चीजों में होता है। जैसे हम कहें ही इज, या राइट, शी इज much more smarter than me। अब यहां पे देखिए, सेंटेंस आपको दिखने में चाहे भले सही लग रहा हो, लेकिन सेंटेंस क्या है, गलत है। गलत क्यों है, इसकी वजह क्या है, यहां पे देखिए, यहां पे सी क्या है, सब्जेक्टिव केस में है। तो जिससे तुलना आप कर रहे हो, सी की तुलना मी से हो रही है। ओके, सिंपल सा है, सी इज मच मोर स्मार्टर देन मी, वो हम उससे कहीं ज्यादा क्या है, स्मार्ट है, बेहतर है। तो यहाँ पे देखिए, सी क्या है, सी यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है, सी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है। तो जिससे आप तुलना करोगे वो भी सब्जेक्टिव केस में ही होगा। ओके, तो यहाँ आपने क्या किया है, सब्जेक्टिव केस की तुलना आपने किया है ऑब्जेक्टिव केस से। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सेंटेंस सही कैसे होगा, आपको लिखना होगा, सी इज मच मोर स्मार्टर, यहां पे देन आई हो जाएगा। अब यहां पे सेंटेंस हमारा सही है, सी इज मच मोर स्मार्टर देन आई, ये सही है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए, वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज, यहां पे क्या आ जाएगा, देम यहां पे गलत हो जाएगा, दे आपका क्या है, यहां पे सही हो जाएगा। बिकॉज अब यहां पे वी क्या है, वी यहां पे सब्जेक्टिव केस है। तो जो आपका सब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्टिव के केस की तुलना आप सब्जेक्टिव केस से ही करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या है, वी आपका सब्जेक्टिव केस है और देम आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस तो आएगा नहीं, आपको यूज करना होगा देगा। तो दे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको बारीकियां बिल्कुल समझ में आई होंगी। ओके, आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, इट वॉज डॉट 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 दैट गेव यू द अलार्म। ओके, चलो, सेंटेंस है, आपके पास टू ऑप्शंस है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे क्या है, मी है। राइट, तो देखो इसके हम बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे क्या है, जैसे मेरा एक सेंटेंस देखो, हम कहें आई सपोर्टेड यू येस्टरडे, आई सपोर्टेड यू येस्टरडे। एक सिंपल सेंटेंस है, इसका मतलब क्या होगा, मैंने आपकी कल सहायता की। यह एक सिंपल सेंटेंस है। अगर इसी को एम्फैटिक वे में कहना हो, मैंने ही कल तुम्हारी सहायता की, ये क्या है, एक सिंपल लहजे में आप कहोगे। देखो इंग्लिश में टोन बदलने से, ओके, स्पीकर के मूड से सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। ओके, सिंपल सा, आई सपोर्टेड यू येस्टरडे, इसका मतलब क्या होगा, मैंने कल तुम्हारी सहायता की। लेकिन अगर मैं अपने बात को एम्फैटिकली कहूं, अपने बात को फोर्सफुली कहूं, अगर मैं ये कहूं कि मैंने ही तुम्हारी कल सहायता की थी, तो इसका कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा। आपको कहना होगा इट वॉज आई। क्या कहना होगा, आपको ये कहना होगा इट वॉज आई, इट वॉज आई। और यहां पे क्या लगाओगे आप, दैट लगाओगे। इट वॉज आई दैट सपोर्टेड यू yesterday। राइट, yesterday।
बातें समझ में आ रही हैं? इसका एक नॉर्मल जो पहला सेंटेंस है नॉर्मल कहा गया है। ओके, इसकी टोन क्या है? नॉर्मल है। मैंने आपकी कल सहायता के लिए, इसकी जो टोन है फोर्सफुली है भाई। फोर्सफुल क्या है? टोन में कहा गया है। इसका मतलब क्या है? इट वॉज आई। साहब यहाँ पे इट होगा बेटा। तो इसकी टोन है, इसकी टोन क्या है? फोर्सफुल है, एम्फैटिक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट वॉज आई दैट सपोर्टेड यू यस्टरडे। मतलब क्या होगा? कि मैंने ही कल तुम्हारी सहायता की। ओके, अब देखिए अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जाए, अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इट वॉज मी। अब सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भाई। इट वॉज मी दैट सपोर्टेड यू यस्टरडे। अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। ए आपका गलत हो जाएगा। वजह क्या है? यहां पे सपोर्ट करने वाला काम कौन है? आई ही तो करेगा ना। ये सपोर्ट क्या है? इस सपोर्ट वर्ड का जो सब्जेक्ट है वो दैट है, और दैट किसके लिए आएगा? वो आई के लिए आएगा। तो यहां पे आपका ए सेंटेंस गलत हो जाएगा, बाकी ए सही है और ए सही है। ओके, अब इसमें अंतर क्या है हम आपको समझा दिए हैं। अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए यहां पे क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है आई है और मी से। यहां पर मी गलत हो गया, वैसे क्या है? यहां पर मी गलत हो जाएगा, आई आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? इट वॉज आई। क्या हो जाएगा? इट वॉज आई दैट गेव यू द अलार्म। ओके, और डिक्टो ही ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपके बेसिक्स कमजोर हैं, अगर आपके फंडामेंटल्स कमजोर हैं, तो डैम श्योर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कॉन्फिडेंस आपको कभी नहीं आएगा। आप एग्जाम में तुक्का मारने का प्रयास करोगे, और तुक्का मारने से नंबर फ्लक्चुएट होते हैं, एग्जाम पास आप नहीं कर सकते। इसलिए चीजों को सही से पढ़िए। जो चीजें समझ में नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। ओके, आइए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो आपको नहीं समझ में आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, और हाँ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। चलिए, नोबडी बट वाज प्रेजेंट। क्वेश्चंस भले ही आपको दिखने में छोटे दिख रहे हो, कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो गजब का है। ओके, क्वेश्चंस में बी स्मॉलर देन योर एक्सपेक्टेशन। ओके, आपकी उम्मीद से क्वेश्चन जरूर छोड़िए। इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो क्या है, जो कॉन्टेक्स्ट निकल के आएगा वो गजब का है। आइए, ओके, यहां पे क्या हो जाएगा? नोबडी बट। अब हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ही हम भरे या हम क्या भरे? हिम भरे। वी हैव चॉइसेस बिटवीन ही एंड हिम। अब हिम भरा जाएगा या ही भरा जाएगा, आइए देखते हैं। आपको समझाया गया था, हमने क्या समझाया था? जो बट होता है, जो बट होता है ओ प्रेपोजिशन भी होता है। वो क्या होता है? ओ प्रेपोजिशन भी होता है। बट क्या होता है? बट कंजंक्शन भी होता है। ओके, जब बट क्या होगा? जब बट का मतलब के सिवा, जब बट क्या होगा? जब बट आपका प्रीपोजिशन होगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? के सिवाय। लेकिन जब बट मतलब क्या होगा? लेकिन, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब हो जाएगा कंजंक्शन। ओके, अब यहां पे देखो क्या सही बैठ रहा है? नोबडी बट हिम, उसके अलावा कोई भी प्रेजेंट नहीं था। तो यहां पे क्या है? जब आप बट, जब आपका प्रीपोजिशन होगा वहां पर यूज किया करिए ऑब्जेक्टिव केस का। क्या यूज किया करिए? जब आपका बट प्रीपोजिशन होगा तो वहां पे यूज किया करिए ऑब्जेक्टिव केस का। जब आपका बट क्या होगा? कंजंक्शन होगा, तो वहां पे यूज किया करिए सब्जेक्टिव केस का। राइट, ये सारे इसके बेसिक्स हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कहा जाए, अगर कहा जाए एवरीबॉडी बट मी was going to attend the party। क्या लिखा हुआ है? एवरीबडी बट मी वॉज गोइंग टू अटेंड द पार्टी। मुझे छोड़कर हर कोई पार्टी अटेंड करने जा रहा था। अब यहां देखिए, यहां बट का मतलब क्या है? यहां बट का मतलब के सिवाय है। यहां बट का मतलब क्या है? एक्सपेक्ट, क्या है? एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट होना चाहिए। क्या है? एक्सेप्ट है। ओके, तो जब बट का मतलब एक्सेप्ट होता है, के सिवाय होता है, तो वहां क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है और सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। और जो वर्ब आएगी क्या होगी? वो इसके हिसाब से आएगी। तो यहां पे देखिए नोबडी बट, यहां क्या हो जाएगा? हिम सही हो जाएगा भाई। यहां क्या होगा?
nobody but him. ओके, उसके अलावा कोई भी प्रेजेंट नहीं था, nobody but him was present. ओके, दैट्स इट. इतना समझ में आया? आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, चलो. देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी. आपको समझाया गया है बिटवीन क्या है. बिटवीन भी आपका क्या होता है, जैसे क्या है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम होगा. ये सही सेंटेंस है. अब ऐसा क्यों हुआ, आइए समझते हैं. बिटवीन क्या होता है, बिटवीन एक प्रीपोजिशन होता है. आपको समझाया गया है जब कोई चीज प्रीपोजिशन होती है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, उसके बाद कभी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा. तो सिंपल सा है, इसमें हमें ज्यादा बहुत देर तक रुकना नहीं है. बिटवीन क्या है आपका, क्या है यहाँ पे बिटवीन आपका प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है. तो यहाँ पे हिम सही हो जाएगा, यहाँ पे ही गलत हो जाएगा. तो आपको लिखना होगा क्या हो जाएगा, देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम. आइए चीजें आपको समझ में आई होंगी. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. राइट, चलिए डायरेक्शन. आइए पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं. क्या कह रहा है, add an appropriate reflexive pronoun to each sentence to add emphasis. If it is not possible to put a reflexive pronoun, write X. एक सेंटेंस लिखा रहेगा, उसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऐड करना होगा अगर आपको आवश्यकता है तो. अगर आपको ऐसी आवश्यकता है कि अगर आपको ऐसा लगे कि हमारे सेंटेंस में किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है तो आप वहां पे कुछ मत भरिएगा. ओके, वहां पे एक्स मेंशन किया गया है ना. तो ये सेंटेंस को पढ़ लेते हैं. क्या लिखा है कि आई डोंट हैव एनी ट्रबल. ओके, आई डोंट हैव एनी ट्रबल. आई डोंट हैव एनी ट्रबल गेटिंग टू स्लीप. मुझे सोने में कोई समस्या नहीं है. बट आई ऑलवेज, ओके यहाँ क्या है, बट आई ऑलवेज वेक डॉट 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 अप एवरी, ओके वेरी अर्ली. ओके, समझ गया है. मुझे सोने में कोई समस्या नहीं है लेकिन मैं अपने आप को जल्दी उठा लेता हूं. अब यहां पे देखिए वेक क्या है, से आई वेक. ओके, आई वेक अप एवरी, बट आई ऑलवेज वेक अप वेरी अर्ली. अब आई वेक अप एट 7 o'clock और आई वेक माई सेल्फ अप एट 7 o'clock. अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैं 7 बजे उठ जाता हूं. इसका मतलब क्या है, मैं 7 बजे अपने आप को उठा लेता हूं. ध्यान दीजिए, जो वर्ब आपके इंट्रांसिटिव भी होते हैं, जो वर्ब आपके ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों, समझो पहले तो इससे बेसिक्स क्या है. जो वर्ब ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों होती हैं उनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता. ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव का मतलब क्या है कि वे ऐसी क्रियाएं जो आवश्यकता पड़ने पे ट्रांसिटिव वर्ब भी बन जाती हैं और आवश्यकता पड़ने पे इंट्रांसिटिव वर्ब भी बन जाती हैं. ओके, उनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता. जैसे अगर एक सेंटेंस हम आपको और समझा रहे हैं, जैसे हम कहें बर्ड्स आर फ्लाइंग और यहां पे लिखूं आई एम फ्लाइंग ए काइट. ओके, देखिए पहले सेंटेंस में क्या है, पहले सेंटेंस में फ्लाइंग क्या है, फ्लाइंग आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है और दूसरे सेंटेंस में फ्लाइंग क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है. चीज समझिए पहले. तो इनके साथ हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर पाएंगे. ओके, पहले वाक्य में पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी अपने आप से उड़ते हैं, इन्हें उड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती. बट पतंग क्या होता है, पतंग को आपको उड़ाने की आवश्यकता पड़ती है. भाई पतंग तो अपने आप उड़ेगा नहीं. तो पहले वाले वाक्य में फ्लाइंग क्या है, इंट्रांसिटिव है. दूसरे वाले वाक्य में फ्लाइंग क्या है, ट्रांसिटिव है. तो ऐसी क्रियाएं जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों हो सकती हैं उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता. अब यहां देखिए आई वेक अप एट 7 o'clock, ये सही.
बट आई वेक माई सेल्फ अप एट 7 o'clock, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं भरा जाएगा, यहाँ पे एक्स भरेंगे आप। और आपके डायरेक्शन में लिखा है ना, जहां पे आपको ऐसा लगे कि इसमें कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आप वहां पर कुछ मत भरिए। ओके, आई थिंक ए आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट ओके इन एग्जामिनेशन। मैंने और तुमने, क्या है, मैंने और तुमने, या तुमने और मैंने अपना पूरा प्रयास किया है एग्जाम में। सबसे पहले सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझा करिए। तुमने और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अपना पूरा प्रयास किया है एग्जामिनेशन में। आपको जब प्रोनाउन के बेसिक समझाया जा रहा था, तो जब प्रोनाउन पढ़ा रहे थे, हमने कहा ना कि आई वी या यू एंड आई का जो कॉमन प्रोनाउन होगा क्या होगा, वो वी होगा ना। यू एंड आई का जो कॉमन प्रोनाउन होगा क्या होगा, वो वी होगा। जैसे अगर मैं कहूं यू एंड आई हैव डन आवर वर्क वेरी वेल। क्या लिखा हुआ है, यू एंड आई हैव डन आवर वर्क वेरी वेल। अब यहां देखिए, यू एंड आई के लिए आपने क्या किया है, आपने पजेसिव प्रोनाउन अवर का यूज किया है। लीजिएगा, यू एंड आई के लिए आपने पजेसिव प्रोनाउन अवर का यूज किया है। आपने यहां पर हिज का, आपने यहां पे हिम का, आपने यहां पे माई का, आपने यहां पे योर का तो यूज नहीं किया है। अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें हमने क्या किया है, अवर का यूज किया है, वैसे यहाँ भी देखिए आपको क्या करना होगा, यू एंड आई आया है ना, तो अब यहाँ पे गलती किस पार्ट में है, बी पार्ट में है। यहाँ पे माई के स्थान पे आपको यूज करना होगा किसका, अवर का। बस यही दिक्कत है, बस आपको माई के स्थान पे यूज करना होगा अवर का। बाकी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, आपका बी पार्ट में दिक्कत थी। आपको ऐसे कहना होगा, यू एंड आई हैव डन अवर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। मैंने और आपने अपना पूरा प्रयास किया है इम्तिहान में। ऑलराइट, चीजें आपको आई होप सही समझ में आए होंगे। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, यहां क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को पढ़िए, क्या हो जाएगा, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। सबसे पहले आंसर बताते हैं। ए पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। ए है, बी है, सी है। हाँ, डी पार्ट में दिक्कत है। यहां पे योर के स्थान पे क्या होगा, यहां पे योर के स्थान पे हो जाएगा ओके। यहां पे क्या है, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है ओके योर, और योर के स्थान पे क्या है, आपको योर के स्थान पे लिखना होगा, योर के स्थान पे आपको लिखना होगा योर्स का। जैसे अगर मैं कहूं योर शर्ट लुक्स गुड, योर शर्ट लुक्स गुड बट माइन नॉट सो मच। ओके, क्या कह रहा है, योर शर्ट लुक्स गुड, आपका शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बट माइन लिखा है ना, माइन का मतलब क्या है, माइन का मतलब माई शर्ट से है। माइन का मतलब क्या है, माइन का मतलब माई शर्ट। तो योर शर्ट लुक्स गुड, आपका शर्ट बढ़िया लग रहा है, बट माइन नॉट सो मच, जो मेरा वाला शर्ट है उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अपने क्वेश्चन पे आ जाइए, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मच मोर सक्सेस देन योर। इसका मतलब उसके जो प्रयास हैं वो उसे बहुत कामयाबी देंगे अपेक्षा की तुम्हारे प्रयास। तो यहाँ पर योर्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप योर्स लिखेंगे और योर्स का मतलब हो जाएगा योर सक्सेस। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो योर्स, योर नहीं होगा, योर्स हो जाएगा, और योर्स बराबर क्या हो जाएगा, योर सक्सेस हो जाएगा। आई होप जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए जा रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। और क्लासेस कैसी लग रही हैं आप फीडबैक देना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए
फिर क्या है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमिन्ड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज। ओके, सेंटेंस का जो मतलब है वो जरूर समझ लिया करिए। क्या कह रहा है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज का हर टीचर और हर विद्यार्थी पूरी तरह क्या है, मन बनाया है अपना क्या करना है, इस कॉलेज का जो ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट्स है, ओके, उसको करने का। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी, राइट। मतलब इस क्लास का हर बच्चा, इस क्लास का हर टीचर अपना पूरा प्रयास कर रहा है इस कॉलेज के बेहतर फ्यूचर के लिए। इसका ज्यादा यही मतलब है। आइए समझते हैं। तो जहां पर अगर मैं कहूं एवरी टीचर एंड एवरी वर्कर हैज हिज बेस्ट होगा। अब यहां पे देखिए, एवरी टीचर एंड एवरी वर्कर हैज डन हिज बेस्ट। यहां पे आप हिज का यूज करेंगे, यहां पे आप बियर का यूज नहीं कर सकते। जहां पे ईच आ जाए, जहां पे एवरी आ जाए, उन्हें सिंगुलर माना जाता है, उन्हें प्लूरल नहीं माना जाता। ये सब चीजें आपको बेसिक में हमने पढ़ाए हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप बियर मत लगाइए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे आप हिज का यूज कर दीजिए। तो गलती किस पार्ट में थी, गलती आपका सी पार्ट में थी। बियर के स्थान पे क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैज, अब सिंपल सा है, ओके। यहाँ पे देखिए, हैव गिवन हिज कंसेंट। हाँ, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ओके। जैसे हम कहें the teacher and the principal of this college have come sentence सही। The teacher and the principal of this college have come। एक सेंटेंस में और लिखता हूं, अगर मैं कहूं the teacher and principal, okay, of this college has come, ये भी सही। हमें ये सोचना है यहाँ पे हैव कमाया वो भी सही हो गया, यहाँ पे हैज कमाया वो भी सही हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझाते हैं। अगर सेंटेंस में आपके दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों नाउन्स के साथ आपने आर्टिकल द का यूज किया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आर्टिकल द है, यहाँ भी आर्टिकल द है, तो दोनों नाउन अलग अलग पर्सन को बताएंगे। इनके साथ जो वर्ब आएगा वो आएगा प्लूरल। यहाँ पे टीचर अलग है और स्कूल का प्रिंसिपल अलग है। ऐसा हो सकता है भाई कि प्रिंसिपल कोई और हो, टीचर कोई और हो। तो यहाँ पे दो इंसानों की बात हो रही है, दोनों इंसान अलग हैं, टीचर भी अलग है और प्रिंसिपल भी अलग है। इसलिए हम दोनों के साथ आर्टिकल द का यूज अलग अलग किए हैं। तो जब दो अलग अलग पर्सन हो जाएंगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वर्ब हैव का यूज करोगे। आई मीन ओ आपका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल, तो उसके साथ वर्ब क्या आएगी, आएगी प्लूरल। लेकिन अगर मैं कहूं द टीचर एंड प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज के टीचर और प्रिंसिपल, देखो यहाँ पे पहले वाले नाउन के साथ द का यूज किया गया है, लेकिन जो दूसरे वाले नाउन के साथ हमने द का यूज नहीं किया है। इसकी वजह क्या है कि कॉलेज का प्रिंसिपल और टीचर दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। और ऐसा हो भी सकता है भाई, बाई द वे कोई कॉलेज है और क्या है, जो प्रिंसिपल वो पढ़ाते भी, तो टीचर भी हो सकते हैं और प्रिंसिपल तो है ही। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग पर्सन नहीं है, दोनों एक हैं। जब ऐसा सिनेरियो, ऐसा सिचुएशन हो कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों जो अलग अलग नाउन हो किसी एक व्यक्ति और इशारा कर रहे हों, जो पहले वाला नाउन होता है उनके साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है, जब जो दूसरा वाला नाउन होता है उनके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता, और वे नाउन किसी सिंगुलर नाउन की ओर इशारा कर रहे होते हैं, एक व्यक्ति या वस्तु को इशारा कर रहे होते हैं, तो उनके साथ वर्ब क्या आ जाता है,
वर्ब आ जाता है सिंगुलर। यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे हैज सही हो गया है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट है। अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या है कि दोनों के साथ आर्टिकल द का यूज आपने किया है ना, यहाँ भी द है, यहाँ भी द है। इसका मतलब क्या है, भारत के वाइस चांसलर और क्या है यूनिवर्सिटी के वाइस, क्या है भारत के वाइस प्रेसिडेंट और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दोनों अलग अलग, क्योंकि द वहां भी आया है, द यहाँ भी आया है। अब ये नाउन बन गए हैं प्लूरल। हैव वर्ब आया है, सही आया है, लेकिन यहाँ पे हिज क्यों आया है भाई? यहाँ पे यूज करिए किसका, देयर का। तो गलती किस पार्ट पे है? गलती है आपका सी पार्ट में। हिज के स्थान पे क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नन ऑफ दिस टू, आपको समझाया गया है ना, हमने क्या कहा है कि जब नाइदर हो, ओके, नाइदर और आइदर। अगर दो व्यक्ति हैं, दो वस्तु हैं, तो आप नाइदर और आइदर का यूज करिए भाई। हम यही कहेंगे नाइदर ऑफ द टू रोड्स, नाइदर ऑफ द टू रोड्स गोज टू प्रयागराज। ये सही। अगर मैं कहूं नन ऑफ द टू रोड्स, none of the two roads goes to प्रयागराज, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। अब यहां पर अगर दो आया है तो क्या करेंगे हम? नन का यूज क्यों करेंगे? सेंटेंस गलत हो गया ना, यूज क्या होना चाहिए? नाइदर का। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? सही हो गया है। अपने सवाल पे आ जाइए। यहाँ पे दीज टू प्रिंसिपल है कि नहीं है? यहाँ पे जब दो का यूज हमने कर ही दिया है तो यहाँ क्या लगाइए? यहां पर नन का यूज मत करिए भाई। यहां क्या लगा दीजिए? यहां लगा दीजिए नाइदर। क्लियर? आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा चुके हैं, क्योंकि आपको समझ में भी आ रहा होगा। और हाँ, क्लास कैसी लग रही है बेटा, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक? क्योंकि आपके जो फीडबैक्स होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं हमारी और आपको अच्छा कंटेंट देने में। ओके, आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। अब मूव करते हैं आगे। Each of the four great tragedies of Shakespeare is worded। ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं। ये सेंटेंस क्या है? नो एरर, क्योंकि यहाँ पे कोई इशू नहीं है। क्या कह रहा है कि शेक्सपियर की जो 4 ट्रेजेडीज हैं उसमें से हर एक ट्रेजेडी क्या है? बहुत ही बढ़िया है, वो पढ़ने लायक है। तो हमने कहा था ना कि जहां पे ईच आ जाए, जहां पे क्या आ जाए? एनी आ जाए, जहां पे नन आ जाए, उनके साथ जो वर्ब आती क्या होती है? सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे क्या है? एच का यूज बिल्कुल सही किया गया है। हम कहें, हम कह सकते हैं ईच ऑफ द फोर स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द फोर स्टूडेंट्स हैज हिज ऑन बुक्स। इसका मतलब क्या है? इन चारों में से हर बच्चे के पास अपनी किताब है। वैसे इन चारों में से हर एक ट्रेजेडी क्या है? बेहतरीन है, बढ़िया है, पढ़ने लायक है। तो यहाँ पे क्या? अब वर्ब देखिए, वर्ब क्या है? यहां भी सिंगुलर आया है, और वर्ब क्या है? यहां भी सिंगुलर आया है। तो ये भी क्या है? ये भी सही है, और क्या है? ये भी सही है। इसमें कोई एरर नहीं है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इसलिए सेंटेंस कहां चला जाएगा? नो एरर पे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। He prostrated before his master who had returned from London after a year। एक साल बाद जो मालिक लंदन से आया था वो उसके चरणों पे गिर पड़ा। ओके ओके ओके, समझो। इसम क्या है? रवि introduced to the guest in the party।
सेंटेंस आपका गलत। हमने कहा ना रवि ने इंट्रोड्यूस कराया, कि भाई रवि ने इंट्रोड्यूस कराया किसे? ओके, पार्टी में आए हुए गेस्ट से। रवि ने पार्टी में आए हुए गेस्ट से ओके अवगत करवाया या इंट्रोड्यूस करवाया। भाई किसको करवाया? तो हमने आपको पढ़ाया था कि जो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं उनके साथ ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी होता है। भाई समझाए थे ना कि आई एंजॉयड इन द पार्टी। सेंटेंस गलत है। भाई मैंने पार्टी में एंजॉय किया। भाई क्या एंजॉय किया? तो जो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं। अगर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भाई। ओके, ए आपको समझाया गया था, जिससे ए सेंटेंस हमारा क्या हो गया है? गलत हो गया है। रवि इंट्रोड्यूस्ड टू द गेस्ट इन द पार्टी। रवि ने पार्टी में आए हुए गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाया। भाई किसे करवाया? तो जब तक वो ऑब्जेक्ट आप नहीं लिखोगे सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा रवि इंट्रोड्यूस्ड himself to the guest in the party। रवि ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया जो पार्टी में गेस्ट आए थे। ओके, अब यहां पर अगर कोई आपको अलग से प्रोनाउन नहीं दिया हुआ है तो आप सिंपली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या है? रवि है, उसके हिसाब से क्या आ गया है? हिमसेल्फ आ गया है। सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। अब यहां पे देखिए प्रोस्ट्रेट, इसका मतलब क्या होता है? दंडवत प्रणाम करना, झुककर प्रणाम करना या सम्मान करना। ओके, यहां क्या हो जाएगा? यहां पे भी आपको लिखना पड़ेगा हिमसेल्फ। तो इसका मतलब कहीं नहीं हो जाएगा सरेंडर। ओके, तो क्या है? उसने खुद को सरेंडर कर दिया, मतलब क्या है? नतमस्तक हो गया खुद को। इसका मतलब होता है प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है किसी के सामने झुककर प्रणाम करना, खुद को नतमस्तक करना। इसका मतलब क्या है? उसने जो मास्टर लंदन से आया हुआ था उनके सामने क्या कर दिया? उसने खुद को नतमस्तक किया, उनको झुककर प्रणाम किया। तो यहाँ पे हो जाएगा हिमसेल्फ। आपका पहले पार्ट में ही दिक्कत थी। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब वही कॉन्सेप्ट है। यहां क्या है? यहां आपका सब्जेक्ट है। ओके, और हमने क्या कहा था कि जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट को आप कंपेयर किससे करेंगे? सब्जेक्ट से ही करेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे ही लिखा हुआ है। जब यहां पे ही लिखा हुआ है तो यहां पे मी क्या कर रहा है? यहां पे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। He was much more surprised than I to see the dancing girl coming towards us। भाई आपको समझाया गया है सब्जेक्ट की तुलना किससे करते हो? सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से ही की जाती है, ऑब्जेक्ट से हम नहीं कर सकते। भाई बातें समझ में आ रही हैं? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर मी के स्थान पे हो जाएगा आई। क्यों आई हो जाएगा? हमने कई बार डिस्कस किया है, तो ज्यादा इस पे हम समय वेस्ट नहीं करेंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्या लिखा है? The 5 brothers are at daggers drawn, so they feel it below their dignity to talk to each other। गलती मिल गई भाई। तो यहां पर each other नहीं होगा, आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया गया था। जब चीजें दो से क्या हो? जब चीजें दो से ज्यादा हो तो वहां पर each other का नहीं यूज किया जाता है। किसका? one another का। तो यहाँ पे each other मत लगाइए, लिखिए one another। इस पे हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। दो के लिए किया जाता है ईच अदर का यूज, दो से ज्यादा के लिए हम करते हैं वन अदर का यूज। तो वहां पे साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए? वन अदर। गलती किस पार्ट में है? आपको मिल गई होगी। गलती है आपका डी पार्ट में। ओके, आइए मूव करते हैं आगे। ओके, चलिए यहां भी क्या हो जाएगा? गलती की बात करें तो बी पार्ट में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिस्स को हटाइए, लिखिए वंस। क्या लिखिए? लिखिए वंस। ऐसा क्यों होता है ये समझाते हैं। देखो वन जो होता है, समझाया था फिर समझा दे रहे हैं। वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। सेंटेंस सही है। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, वन शुड डू हिज ड्यूटी
ऑनेस्टली ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वजह क्या है, जब कभी भी आपका वन दिया है सेंटेंस में, ओके, और वन का मतलब होता है हर किसी को, तो वहां पर आप उसके लिए पजेसिव केस क्या आता है, वंस आता है, वहां पे हम हिज का यूज नहीं करते। जैसे ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया है, गलत हो गया है, और ये सही हो गया है, वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी पार्ट में दिक्कत है, हिज के स्थान पे क्या लगाइए, वंस लगाइए। सारे टॉपिक्स आपको बेहतरीन तरीके समझाए गए हैं, इस पे हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बहुत बड़ी गलती दिखाई दे रही है। अब क्रिमिनल क्या है, क्रिमिनल यहाँ पे इंसान ही है ना, ये क्या है, यहाँ पर इंसान है। आपको समझाया गया था जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए हम हु का यूज करते हैं, हुम का यूज करते हैं, या एज पर द नीड हम दैट का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इनके लिए विच तो नहीं लगाएंगे ना। यहाँ पे क्या है, देखो विच आ गया है, तो विच मत लगाइए, आप हु लगा सकते हो, आप दैट भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे विच क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो गलती किस पार्ट में है, गलती आपका बी पार्ट में है। सारी चीजें बड़े डिटेल में समझाई गई हैं, ओके, इसमें हमें ज्यादा देर तक रुकने की आवश्यकता नहीं है। तो बी पार्ट में दिक्कत है, विच को हटाइए, क्या लगाइए, हु लगा सकते हो या दैट लगा सकते हो। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए एवरीबॉडी सेंटेंस को पूरा पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है, तो गलती अपने आप अगर होगी तो अपने आप मिल जाएगी। Everybody who was working that office gave a day's pay as their contributions to the dependents of Dr. Sonu who had died on duty. Dependents का मतलब होता है जो किसी के भरोसे पर रहे, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखिए हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, Everybody who was working in that office gave a day's pay as their contributions। आपको समझाया गया जहां पे everybody आ जाए, जहां पे nobody आ जाए, जहां पे somebody आ जाए, जहां पे anybody आ जाए, जहां पे everything आए, anything आए, nothing आए, something आए, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं everybody has done his work। अब यहां पे देखिए हमने क्या किया है, his का यूज किया है। यहां पे अगर हम लिखते everybody has done their work, तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता, बिकॉज ये सब किस में आते हैं, सिंगुलर में आते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे लिखा हुआ है एवरीबॉडी और यहां पे क्या आ गया है, देयर कंट्रीब्यूशन आ गया है, सेंटेंस गलत हो गया ना। आपको लिखना होगा हिज कंट्रीब्यूशन। अब गलती किस पार्ट में आएगी, गलती आपकी आ जाएगी सी पार्ट में। यहां क्या हो जाएगा, देयर को हटाइए, लिखिए हिज। आई होप चीजें आपको जरूर समझ में आ रही होंगी। तो देयर के स्थान पे क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होगा क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, अभी हम आपको टॉपिक समझा के आए थे, उसी टॉपिक पे एक प्रश्न हमारा आ गया। हमने कहा ना कि कुछ हमारे पास ऐसे वर्ब्स होती हैं जिनके साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता तो आपको वहां पर स्टेटिव वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, ओके। आपको समझाया गया था, जैसे हम कहें ही डिवोटेड, ही फुल्ली डिवोटेड टू द task given by the teacher। अब सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। He fully devoted, उसने अपने आप को डिवोट कर दिया, उसने लगा दिया, उस काम पर अपने आप को लगा दिया जो टीचर के द्वारा दिया गया था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसने लगा दिया उस काम पर जो टीचर के द्वारा दिया गया था। बट किसको लगा दिया ये आपने मेंशन ही नहीं किया है ना। तो जो ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं अगर उनके साथ आपने ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया है तो आप आराम से एज जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। यहां पे क्या है, यहां पे ही है, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा हिमसेल्फ। अब अपने इस सेंटेंस पे आ जाइए, उसने इंट्रोड्यूस करवाया। भाई चेयरमैन से उसने इंट्रोड्यूस करवाया, भाई किसको करवाया,
तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखिए हिमसेल्फ, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको हिमसेल्फ लिखना पड़ेगा। तो गलती किस पार्ट में है, गलती आपका ए पार्ट में है, राइट। तो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी। तो इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ होगा, इंट्रोड्यूस से ही काम नहीं चलेगा। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे बेसिक्स आपको अच्छे से समझाए गए हैं, ओके। और हाँ, हाल में ही समझाया था कि हमारे पास दो प्रोनाउन ऐसे होते हैं, समझाया था हमने कि हमारे पास दो प्रोनाउन ऐसे होते हैं, सच और सेम। सच और क्या होते हैं, और सेम। इनके बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एज का यूज किया जाता है, दैट का यूज और हु का यूज नहीं किया जाता। ये आपको अच्छे समझाया गया था। ओके, अगर सेंटेंस में सच और सेम आया है और उनके लिए किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़े तो हमेशा सच का यूज किया करिए, कभी भी उनके साथ दैट और हु का यूज नहीं किया जाता। आइए सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। दिस इज द सेम डॉग। अब यहाँ पे सेम आ गया है ना, यहाँ क्या करिए आप, इस चुपचाप इस क्या करिए, ओके, चुपचाप इस विच को हटाइए, क्या लिख दीजिए, एज लिख दीजिए। सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस इज द सेम डॉग एज बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। ये तो वही कुत्ता है जो उन पर भौंका करता था, जो उन पर भौंका, लेकिन खुशी की बात ये रही कि उन्हें काटा नहीं। तो दिस इज द सेम डॉग एज होगा, दिस इज द सेम डॉग दैट या विच का यूज आप मत करिए। आई होप चीजें समझ में जरूर आपको आई होंगी। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब देखिए, whomever comes late will not be allowed to make his presence in the register। जो कोई भी देरी से आएगा उसे रजिस्टर में प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। सेंटेंस यही कह रहा है ना, जो कोई भी देरी से आएगा उसे रजिस्टर में प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। तो ये सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए, हु क्या होता है, हु क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और हु से क्या बनता है, हु से बन जाता है whoever, whoever। whom क्या होता है, whom क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और whom से क्या बन जाता है, whom से बन जाता है whomever। बातें समझ में आ रही है ना, who क्या है, सब्जेक्ट है, बन जाता है whoever, whom क्या है, ऑब्जेक्ट है, बन जाता है whomever। अब अपने आप पे आ जाइए। अब मैं क्या चाहिए, यहाँ पे कम क्या है, मेन वर्ब है, हमें इस कम का सब्जेक्ट चाहिए, हमें इस कम का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो बेटा सब्जेक्ट रूप में हु आता है या हुईवर आता है, कभी भी हुमीवर का यूज नहीं किया जाता। तो बड़ा आसान सवाल था, यहाँ पे आप हुमीवर मत लगाइए, यहाँ क्या लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए हुईवर। क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हुईवर। तो सेंटेंस बन जाएगा, whoever comes late will not be allowed to make his presence in the register। जो कोई भी देरी से आएगा उसे रजिस्टर में उपस्थित दर्ज नहीं किया जाएगा। ये आपके सेंटेंस की हिंदी हो जाएगी। आई होप चीजें आपको जरूर समझ में आई होगी। तो आप एक काम करिए, whomever को रिप्लेस कर दीजिए किससे, whoever से। चीजें समझ में आपको आई होगी। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, द ओनली बुक। ओके, आइए यहां पे पहले आपको आंसर बताते हैं। यहां पे आप विच के स्थान पे क्या लगाइए, यहां पे विच के स्थान पे यूज कर दीजिए आप दैट का। अब यहां दैट क्यों होगा ये समझ लीजिए। जहां पर द ओनली, जहां पे द ओनली रहे, ओके, सुपरलेटिव डिग्री रहे, सुपरलेटिव डिग्री रहे, क्वेश्चन वर्ड रहे, क्वेश्चन वर्ड रहे, ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउन रहे, इंडेफिनिट प्रोनाउन रहे, वहां पे आप दैट लगाइए, वहां पे आप मत लगाइए व्हिच का, whom का और who का। जैसे दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट बुक।
अब देखिए यहां पर द बेस्ट क्या है, द बेस्ट यहां पर सुपरलेटिव डिग्री में है ना, तो यहां पे हम बुक के लिए कभी भी व्हिच का यूज हम नहीं करेंगे। अब यहां पे आपको लगाना होगा दैट का, दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई ever saw in my life। क्या लिखा हुआ है, दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई ever saw in my life। ओके, ये सबसे अच्छी जितनी भी किताबें मैंने अभी तक देखी हैं उन किताबों में से ये सबसे अच्छी किताब है। तो यहाँ पे द बेस्ट आ गया है, तो जब द बेस्ट आ ही गया है तो अब रिलेटिव नाउन के रूप में क्या आएगा, दैट आएगा। वहां पे आप कभी लगा नहीं सकते व्हिच का, या अब अगर ना क्या है बुक है तो व्हिच ही आएगा, तो व्हिच को मत लगाइए, लगाइए किसका, दैट का। ओके, तो इसको आप दिमाग में रखिए। द ओनली है, सुपरलेटिव डिग्री है, क्वेश्चन वर्ड है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इनके साथ हमेशा दैट लगाइए, हु, हुम और व्हिच का यूज मत करिए। आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे व्हिच को हटाइए और क्या लगाइए, दैट लगा दीजिए। ऑलराइट, आगे चलिए। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, वही चीजें हैं, यहाँ पे सच आया है ना, तो अभी भी समझाया था, जहां पे सच आए, जहां पे सेम आए, वहां पे आप यूज करिए किसको, एस को लगाइए, दैट को मत लगाइए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी इज सच, सी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यहाँ पे दैट हटाइए, क्या लगा दीजिए, एस। यहाँ क्या लगाइए, यहाँ पे दैट को हटाइए और क्या लगाइए, यहाँ पे आप लगाइए एस। अब एस क्यों आएगा, अभी आपको समझाया गया था। जहां पे सच आए, सेम आए, वहां पे एस का यूज किया जाता है, दैट का यूज नहीं किया जाता। तो सी पार्ट में दिक्कत है, सी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एज आई एक्सपेक्टेड, ये आपका सही हो जाएगा। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, क्या लिखा है, एनी ऑफ द टू पिक्चर्स व्हिच डिपिक्ट द रियल पिक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियंस इज वर्थ सी। अब सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। जहां पे दो की बात आए, जहां पर भी दो व्यक्ति या दो वस्तु की बात आए, वहां पे आइदर का यूज करिए, वहां पे नाइदर का यूज करिए, वहां पे हमें एनी या नन का यूज नहीं करना है। टू द पॉइंट पढ़ाई करिए, आप अच्छे स्कोर लेके आओगे, आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो इंग्लिश में। हाँ, हमें केवल टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है बस। जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको समझाए गए हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए टू साफ साफ लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे मत यूज करिए एनी का, सिंपली क्या करिए, एनी के स्थान पे क्या लगा दीजिए, एनी के स्थान पे लगा दीजिए आइदर। आइदर आ जाएगा। ओके, तो गलती किस पार्ट में है, गलती आपका ए पार्ट में है। तो आइदर ऑफ द टू पिक्चर्स हो जाएगा, एनी ऑफ द टू पिक्चर्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 24 क्या लिखा है, एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम इज डेक्टरस। डेक्टरस का मतलब होता है एक्सपर्ट, होशियार। तो सिंपल सा है, देखो एवरी जो होता है, एवरी और एज का डिफरेंस समझिए। एवरी क्या होता है, एवरी एक एडजेक्टिव होता है, और ईच क्या होता है, ईच एक एडजेक्टिव भी होता है, और ईच क्या होता है, एक प्रोनाउन भी होता है। ईच क्या होता है, ईच एडजेक्टिव भी होता है, ईच प्रोनाउन भी होता है, एवरी केवल एडजेक्टिव होता है। जैसे हम कहें ईच बॉय, ईच बॉय, यहां पे ईच क्या है, एडजेक्टिव है, बॉय क्या है, नाउन। हम ये भी कह सकते हैं ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, ये भी सही है और ये भी सही है। यहां पे ईच क्या है, एडजेक्टिव है, यहां पे ईच क्या है, प्रोनाउन। लेकिन अगर हम एवरी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एवरी बॉय ये तो सही है, एवरी बॉय ये तो सही है। लेकिन अगर कहा जाए एवरी ऑफ द बॉय, एवरी ऑफ द बॉयज, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एवरी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और एवरी प्रोनाउन नहीं होता, एवरी केवल एडजेक्टिव होता है। तो गलती किस पार्ट में है, गलती आपको साफ साफ मिल गई होगी। यहां पे एवरी को हटाइए, क्या लगाइए, यहां पे लगाइए ईच। यहां पे क्या आ जाएगा, ईच आ जाएगा।
तो ईच ऑफ द 5 चिल्ड्रन होगा, एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रन नहीं होगा। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो होगा क्वेश्चन नंबर 25। चलिए ये देखिए, बहुत आसान सवाल है कि दे और दोज, कभी भी अगर आपको रिलेटिव नाउन के साथ दे और दोज में चूज करना हो तो हमेशा दोज को चूज करिए, कभी उनके साथ आप दे का यूज नहीं कर सकते। ओके, जैसे दोज हु वर्क हार्ड, ये सही होगा। दोज हु वर्क हार्ड सक्सीड इन लाइफ, ये सही। दोज हु वर्क हार्ड सक्सीड इन लाइफ, आपका ए सही है। अगर मैं कहूं दे हु वर्क हार्ड सक्सीड इन लाइफ, सक्सीड इन लाइफ, ये क्या है? ये गलत। वजह क्या है? जब कभी भी हु के पहले, हुम के पहले, सही हु के पहले, दैट के पहले अगर आपको दे और दोज में चूज करना हो तो हमेशा दोज का चूज करिए, कभी वहां पे दे मत लगाइए। क्योंकि दे क्या होता है? दे आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, एक किसी विशेष व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। लेकिन दोज क्या होता है? दोज आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, यह पर्सन इन जनरल के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे को हटाइए, क्या लगा दीजिए? दोज लगा दीजिए। क्या आ जाएगा? दोज आ जाएगा। दे को रिप्लेस किससे करेंगे आप? दोज से करेंगे। तो ए रहे 25 क्वेश्चंस, सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको आप रिवाइज करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और जो चीजें आपको नहीं समझ में आई हैं आप कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो आप जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। इस वीडियो को आप क्या करिए, जैसा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। राइट, तो 25 क्वेश्चंस हैं, सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ओके, आप हमारा क्या है हमेशा ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आप फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। ओके, अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ बढ़िया लेक्चर्स के साथ मिलते हैं। टेक केयर, देन बाय।